Good morning, friends. The topic of our today's class is how to write a good essay. Today, we'll be discussing about how to approach your essay and how to approach your preparation for the upcoming CAPF exam. This video is for almost everybody who wants to write a good essay. It is not specific for the CAPF aspirants only. But yes, CAPF aspirants will be the most benefited out of this. So without further delays, let's start the class. ठीक है? What UPSC wants? Now, this is not something which, all these 4 points are not something which I have written it on my own. All these 4 points are given in the UPSC syllabus. ठीक है? Syllabus का part है ये. ठीक है? So all these 4 points ये UPSC ने अपने syllabus में mention किया हुआ है. The first point is remain as close to the topic as possible. ठीक है. अब साथ साथ में मैं सारे पॉइंट्स के साथ साथ एग्जाम्पल देता चलूँगा जिसके बेसिस पे आपको जल्दी समझ में आएगा चीज़. ठीक है. रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल का क्या मतलब है? अभी क्या होता है, ऐसे लिखते टाइम आपको वर्ड लिमिट ध्यान में रखना होता है कि 300 वर्ड में आपको कंप्लीट करना है. ठीक है. नाउ सम ऑफ द एस्पिरेंट्स माइट बी हैविंग a lot more content than what it is required. ठीक है. And some of the aspirants they might not be having enough content to write 300 words. ठीक है. अब 2-3 टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं, सबको मालूम है. तो ये पॉइंट उनके लिए वैलिड है ना, जिनके पास काफ़ी पॉइंट्स है और जिनके पास पॉइंट्स नहीं है उनके लिए भी वैलिड है. क्यों? क्योंकि सपोज़ कर लो, एक एग्जांपल है, जैसे पिछली बार एक टॉपिक आया था इन्फ्लेशन के ऊपर. ठीक है. कॉजेस एंड इफेक्ट पूछ रहा था इन्फ्लेशन का. तो अब हुआ क्या कि सपोज़ कर लो कि मैं इसको कैसे अप्रोच करूँगा. मैं इसमें बताऊँगा व्हाट इज़ इन्फ्लेशन. ठीक है. कॉजेस इफेक्ट्स बताऊँगा. उसके बाद फिर मैं ये बताऊँगा कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे होता है. तो एक CPI इंडेक्स होता है, एक WPI इंडेक्स होता है. फिर मैं बताऊंगा कि यार CPI इंडेक्स में ना वेटेज जो है वो फूड का और पेट्रोलियम का ज़्यादा है. और फिर मैं उसको रिलेट करूंगा आज करंट अफेयर से और फिर कहूँगा कि अभी यूक्रेन वॉर के चलते पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ा हुआ है. उसके अलावा इंडोनेशिया ने अपने एडिबल ऑयल्स का प्राइस बढ़ा हुआ है. ठीक है. उसके अलावा फिर मैं बताऊंगा कि जैसे कि अभी हमारे कंट्री में हीट वेव्स आया था जिसके वजह से वीट का प्राइसेस बढ़ गया था और हमको वीट के एक्सपोर्ट पे बैन भी लगाना पड़ा था. ठीक है. जिसके वजह से फूड शॉर्टेज हुआ था. ठीक है. तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि फूड का प्राइसेस के बढ़ने के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया. अब सपोज़ कर लो कि यार कोई एस्पिरेंट है वो ना अब हीट वेव्स को ही एक्सप्लेन करने लग जाए यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेन क्लोज टू द टॉपिक. क्योंकि अगर सिर्फ आप इन्फ्लेशन को समझाओगे, ठीक है, उसके कॉजेज इफेक्ट्स को लिखोगे तो ही आपका 300 वर्ड पूरा हो जाएगा. आपको उसके अलावा हीट वेव्स क्या होता है, एक्सपोर्ट बैन पे ऐसे और एक्सपोर्ट बैन पे आपको 100 वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. यू हैव टू रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज अरेंज द आर्ग्यूमेंट्स इन ऑर्डरली फैशन. है ना, ये तो बट ऑब्वियस है यार. एनी एजुकेटेड पर्सन नीड्स टू हैव दैट स्किल ऑफ अरेंजिंग द आर्ग्यूमेंट्स इन एन ऑर्डरली फैशन. ठीक है. आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब स्पोराडिक सा नहीं होना चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कंक्लूजन पहले लिख दिया फिर इंट्रोडक्शन नीचे लिख रहा हूँ. ठीक है. ऐसा नहीं. ठीक है. ये सेंस होना चाहिए मेरे को कि मेरे को कौन से चीज़ को पहले रखना है, कौन से चीज़ को बाद में रखना है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंसाइज प्रेजेंटेशन. कंसाइज प्रेजेंटेशन इज ओनली वैलिड फॉर पीपल हु हैव इनफ कंटेंट विद देमसेल्व्स. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सपोज़ कर लो कोई टॉपिक है, उसके ऊपर आपके पास 500 वर्ड का कंटेंट है, तो आपको उस 500 वर्ड को कंप्रेस करके 300 वर्ड में लिखना है. तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को कौन से चीज़ को स्किप करना है. जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको मैं स्किप करूँगा और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं अच्छे से लिखूँगा. ठीक है. दिस इज़ व्हाट कंसाइज प्रेजेंटेशन मीन्स. ठीक है. और या फिर अगर आपको पूरा लिखना है तो यू शुड बी कंप्रेसिंग योर entire content into those 300 words. ठीक है. अगेन इट इज़ अ स्किल.
ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड वुड बी गिवन फॉर एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. ठीक है. दिस इज़ बट ऑब्वियस. अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा होगा, है ना, अगर आपने सही से प्रेजेंट किया है ना, अगर आपने सही से प्रेजेंट किया मतलब कि आपने आर्ग्यूमेंट्स को ऑर्डरली फैशन में लिखा है ना, आपने पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कम वर्ड्स में कंप्रेस करके कंसाइज प्रेजेंटेशन दिया है. मतलब द फोर्थ पॉइंट इज़ द समेशन ऑफ अबव ऑल 3 पॉइंट्स. ठीक है. ऊपर के तीनों पॉइंट्स का समेशन है फोर्थ पॉइंट. ठीक है. वाई इज ऐसे राइटिंग ईजी? नाउ आई विल टेल यू वाई इट इज़ ईजी. Essay writing is easy because you are given a choice, right? Out of 6 topics, you are given a choice to select 4 out of them and write essays on 4 of them, right? You have a choice. Paper 1 does not give you a choice, and that is what makes the paper 1 a lot more tougher than paper 2. ठीक है. तो लोग बस ऐसे ही डरते हैं, बट यू नो, इन माई ओपिनियन देर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ फ्रॉम पेपर 2, बिकॉज पेपर 2 इज़ द मोस्ट सिंपल पार्ट ऑफ द CAPF एग्ज़ाम. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास चॉइस होता है. ठीक है. यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द एसे एंड राइट अ गुड एसे ऑन दैट. ठीक है. और अगर आप ठीक ठाक से 6 से 8 महीने तैयारी कर लो तो 6 में 4 लिखना इज़ वेरी सिंपल टास्क. यू विल बी नोइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ओके. सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर, सो देयर इज़ नो फिक्स्ड आंसर टू इट. ठीक है. व्हाट डज दिस मीन? अब होता ये है कि ऐसे जो होता है ना, ऐसे इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव बिकॉज एवरी पर्सन विल हैव देयर ओन ओपिनियन. Every person will have a different way of approaching an essay. Every person will present their essay in a different manner. Okay, so there is no fixed answer to a particular essay. ठीक है. बहुत लोग बोलते रहते हैं कि सर मॉडल आंसर दे दो, मॉडल आंसर दे दो. आई वुड से दैट देयर इज़ नो मॉडल आंसर फॉर दी एसेज, क्योंकि हर आदमी अलग लिखेगा, हर आदमी के पास कंटेंट अलग होगा, हर आदमी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग तरीके से देगा, है ना. तो हर आदमी का जो ऐसे होगा वो डिफरेंट होगा किसी दूसरे के ऐसे से. तो अगर मैं एक मॉडल आंसर दे दूं और आप उसको रट के चेप आओ तो कोई फ़ायदा नहीं है. यू विल गेट अ बिग फैट ज़ीरो इन योर एग्ज़ाम. ठीक है. सो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट you can approach the essay in whatever way you want to approach. ठीक है. provided you are sticking to the basics which we'll discuss below. okay. ठीक है. पर्पस ऑफ राइटिंग एन ऐसे. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज, और नॉलेज ही सबसे बड़ा पर्पस है. ठीक है. इफ़ यू डोंट हैव द कंटेंट देन देर इज़ नो पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग योर ऐसे एंड मतलब बाकी सारा चीज़ जो है ना वो सब बाहर चला जाएगा अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है. बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव द कंटेंट, आप कोड शेप किया जाओ वहाँ पे, ठीक है, इट विल नॉट मैटर मच. ठीक है. हो सकता है 1 नंबर आ जाए, बट अगर आपका कंटेंट बेकार है तो यू विल नॉट गेट इनफ मार्क्स. ठीक है. सो आई बिलीव दैट कंटेंट इज़ द किंग एंड यू शुड वर्क हार्ड ऑन डेवलपिंग योर कंटेंट. ठीक है. ठीक है. क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, अगर आदमी बोलता है, मैं सपोज आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, सपोज आई कैन कम्युनिकेट वेरी वेल. ठीक है. नो, आई एम अ वेरी गुड स्पीकर बट आई डोंट हैव द कंटेंट. ठीक है. वेन एवर आई ओपन माई माउथ आई स्टार्ट bullshitting. Then what happens? People will not like me. Why? Because I don't have the content. ठीक है. मैं कितना भी अच्छे अंग्रेज़ी में बोल लूँ और मैं कितना भी एक्सेंट ले लूँ, बट अगर मेरे पास कंटेंट नहीं है तो पीपल विल नॉट लाइक मी. सिमिलरली, if you don't have the content, the examiner will not give you the marks. It does not matter how good handwriting you have. ठीक है. तुमने कितना अच्छा कोट लिखा है और तुमने कितना अच्छा उसको ऑर्गेनाइज किया है, इट विल नॉट मैटर इफ़ यू डोंट हैव द कंटेंट. ठीक है. तो कंटेंट इज़ द किंग. एंड हम जो अभी आगे जो क्लासेस करेंगे इसमें हम कंटेंट पे ही काम करना है हमको. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. ठीक है. When I ask a simple question in my class कि ये बताओ कि why should India be given a permanent seat in the United Nations? ठीक है. हमको P5 का मेंबर क्यों बनाना चाहिए, परमानेंट मेंबर हमको क्यों बनाना चाहिए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गिव अ वेरी वेग आंसर कि सर हमारा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है,
ठीक है। अब नाउ द पॉइंट इज कि हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। सीरियसली, इज इट योर अचीवमेंट? तुमने पॉपुलेशन ग्रो कर लिया, इज इट योर अचीवमेंट? और इस बेसिस पे तुमको P5 का मेंबर बनाना चाहिए? नहीं यार, जब तुम ये चीज़ लिखोगे, तुमने हो सकता है तुम कहीं पढ़े होगे, है ना, बट यू विल नॉट गेट इनफ मार्क्स। नाउ सपोज आई टेल यू कि इफ़ आई राइट कि मैं अगर कोट करूं कौटिल्य थ्योरी को, और फिर मैं लिखता हूं कि कौटिल्य ने बोला है कि द किंग ऑफ द कंट्री शुड एक्वायर इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है, मतलब अपने इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए, एंड विद दैट इकोनॉमी द किंग शुड एक्वायर द मिलिट्री वेल्थ, मिलिट्री ऑगमेंट करना चाहिए उसको लेके, ठीक है। तो मिलिट्री ऑगमेंट, ठीक है। तो व्हाट चाणक्य सेड इज कि आपको अपने द किंग शुड एक्वायर इकोनॉमिक वेल्थ, और उस पैसे से उसको अपने मिलिट्री वेल्थ को ऑगमेंट करना चाहिए, जिसके वजह से कंट्री जो है सुपर पावर बनेगा, ठीक है। नाउ यू सी ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, है ना, जो सुपर पावर के रेस में है, वो इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वी कैन से कि इंडिया वो कंट्री है जिसने वर्ल्ड को सुपर पावर एस्पिरेशंस को फुलफिल करना सिखाया है, ठीक है। चाणक्य ने वो मेथड दिया है जिसको फॉलो करके कंट्रीज आज सुपर पावर बनते हैं, ठीक है। तो इंडिया वो कंट्री है, ठीक है, इसलिए हमको यूएन का सीट मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मंडला थ्योरी। मंडला थ्योरी वॉज ऑल्सो गिवन बाय कौटिल्य, ठीक है। मंडला थ्योरी सेज कि मेरा जो दोस्त है, सॉरी, जो मेरा जो नेबर है, अगर वो मेरा दुश्मन है तो उसका जो नेबर है उसको मेरे को उससे दोस्ती कर लेना है, ठीक है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा चाइना दुश्मन है तो ताइवान से मेरा दोस्ती होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इंडिया इज डूइंग इज इंडिया इज फॉलोइंग द मंडला थ्योरी, ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज चाइना डूइंग, ठीक है, इंडिया से उसका दुश्मनी है, पाकिस्तान से उसने दोस्ती कर लिया है, तो चाइना इज़ ऑल्सो फॉलोइंग दी मंडला थ्योरी, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल, पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, हमने दोस्ती किससे कर लिया है, अफगानिस्तान से, ठीक है। सो वी आर फॉलोइंग दी मंडला थ्योरी, एंड इफ़ यू सी ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे आर फॉलोइंग दी मंडला थ्योरी, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो इफ़ यू सी, you know, even America is following Mandla theory, even Russia is following Mandla theory, India is following Mandla theory, and even China is following Mandla theory, okay. So because of Mandla theory we deserve a seat in the United Nations. उसके अलावा फिर पॉइंट्स तो है ही कि we are the largest democracy, okay, and then there are other points as well, ठीक है, जैसे डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी जो है ना, वर्ल्ड डिप्लोमेसी, ग्लोबल डिप्लोमेसी का भी ओरिजिन इंडिया से होता है, ठीक है। इट इज़ ट्रेस्ड बैक फ्रॉम दी टाइम्स ऑफ रामायणा, जब, है ना, इसको हम कहते हैं रामायण थ्योरी, ठीक है। रामायण थ्योरी में ये है कि हनुमान जी जब जाते हैं, है ना, श्रीलंका, तो वो अम्बेसडर, राम जी के अम्बेसडर के तौर पे जाते हैं, ठीक है। सो इवन इसको हम लोग डिटेल में क्लासेस में पढ़ते हैं। तो इट इज़ सेड कि इवन दी ओरिजिन ऑफ डिप्लोमेसी इज ट्रेस्ड बैक फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इन सब रीजंस के वजह से हमको यूएन का परमानेंट सीट मिलना चाहिए। अब तुम ही सोचो कि कोई आदमी ये पॉइंट लिखेगा तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, या फिर कोई ये लिख रहा है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए हमको मिलना चाहिए, ठीक है। द एग्जामिनर विल बी लाफिंग एंड देन गिविंग अ बिग फैट जीरो इफ़ यू राइट कि हमारा पॉपुलेशन बहुत, मतलब बिकॉज देयर इज़ नो अचीवमेंट इन इंक्रीजिंग योर पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन तुमने ज़्यादा कर लिया, इनफैक्ट इट इज़ द कॉज ऑफ मिजरी फॉर योर कंट्री। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है, रिसोर्सेस स्ट्रेस है, ये सब, चाहे जॉब क्या बोलते हैं कि जॉब में कमी है, इन सब का रीज़न ही पॉपुलेशन है हमारे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज़ नॉट अ बून, इट्स अ बेन फॉर अस, ठीक है, रादर इट्स अ बेन फॉर एनी ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनालिटी ट्रेट, ठीक है। तो जब तुम ऐसे लिखते हो तो तुम्हारे ऐसे को पढ़ के तुम्हारे पर्सनालिटी के कुछ कुछ ट्रेट्स सामने आ जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे, ठीक है, कोई ऐसे है, सपोज कर लो इन्फ्लेशन ही है, ठीक है, तुमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि तुम सपोज कर लो यू आर गिविंग योर ओन सॉल्यूशंस, ठीक है, नीचे में तुम अपने सॉल्यूशन बता रहे हो कि ऐसे ऐसे करने से शायद इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। चलो, इन्फ्लेशन तो एक बहुत जनरल सा टॉपिक है, एवरीबडी नोज द सॉल्यूशन फॉर द इन्फ्लेशन, बट रादर आई वुड से कि इफ़ यू आर शोइंग एम्पैथी टूवर्ड्स योर फेलो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तुम ऐसे में मेंशन कर रहे हो कि कैसे इन्फ्लेशन जो है वो गरीब लोगों को के लिए एक बहुत बड़ा बेन है, कैसे उनके लाइफ में डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है। तो इट शोज़ दैट यू आर कंपैशनेट, यू हैव द एम्पैथी टुवर्ड्स योर फेलो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, विच इज़ अ गुड क्वालिटी। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। वहाँ पे जो एसेसर बैठे होते हैं, दे आर वेरी मच क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड योर पर्सनैलिटी बाई जस्ट रीडिंग योर एसे, ठीक है। दे विल अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी बाई जस्ट रीडिंग योर एसे, ठीक है। तो ऐसे जब तुम लिखते हो तो इसमें तुम्हारे पर्सनालिटी ट्रेट्स भी सामने आ जाते हैं, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, वेल अवेयर हो या नहीं हो, कंपैशनेट हो या नहीं हो, ठीक है। कंपैशनेट का तो मैंने बता दिया एक एग्जांपल कि इन्फ्लेशन से कैसे, है ना, कि कैसे पता लगेगा कि तुम कंपैशनेट हो। वेल अवेयर मतलब इन्फ्लेशन का टॉपिक आ रहा है तो यू शुड बी वेल अवेयर कि इन्फ्लेशन होता क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स क्या है, मतलब इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन का सॉल्यूशन क्या है, कंट्रीज़ कैसे मैनेज करते हैं अपने इन्फ्लेशन को, ठीक है। और वेल अवेयर मतलब फिर तुम उसको करंट से लिंक कर पाओ अगर, ठीक है, कि अभी अगर कंट्री में इन्फ्लेशन हुआ था तो उसका रीज़न क्या था, ठीक है, फिर कंट्री ने क्या क्या स्टेप्स लिया उसको उसको सही करने के लिए। तो इसका मतलब है कि तुमने यू आर वेल अवेयर, ठीक है, तुमने उसको यूक्रेन इशू से रिलेट कर दिया, तुमने उसको वीट बैन से रिलेट कर दिया, तो इट शोज़ दैट यू आर वेल अवेयर, यू आर अ वेल रेड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन सिंपल है, इफ़ यू आर राइटिंग इन करेक्ट ग्रामर, मतलब इफ़ यू आर राइटिंग एंड यू आर नॉट मेकिंग स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है अगर तुम्हारे ऐसे में, ठीक है, उसके अलावा तुम अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, तो इट शोज़ दैट यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिल्टरिंग द कंटेंट। अगेन दिस इज़ ओनली रिलेवेंट फॉर पीपल हु हैव गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट विद देमसेल्व्स, ठीक है। तुम्हारे पास 600 वर्ड का कंटेंट है तभी तो तुम फिल्टर करके उसको 300 वर्ड में लिखोगे ना। अगर मेरे पास रहेगा ही 150 वर्ड का कंटेंट तो मैं फ़िल्टर क्या करूँगा उसमें, ठीक है, फिर तो मैं सब कुछ लिख दूँ फिर भी मेरा 150-200 वर्ड में ख़त्म हो जाएगा इससे। तो फिल्टरिंग द कंटेंट, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट यू शुड बी नोइंग हाउ टू फिल्टर योर कंटेंट, ठीक है। यू शुड बी हैविंग दैट सेंस कि कौन सा कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कौन से कंटेंट को मेरे को लिखना है, कौन से कंटेंट को मेरे को छोड़ देना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिल्टरिंग द कंटेंट। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज कर लो, अगेन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले बार CAPF 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि स्पीशीज़ के कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे ऐसे लिखो, ठीक है। अब क्या होगा यार, कोई यूनिडायमेंशनल आदमी होगा तो वो बस एक पॉइंट को पकड़ के, है ना, लिखेगा कि मतलब हम अभी चीता लाके हमने छोड़ दिया, ठीक है, और उसके पास बहुत सारा पॉइंट्स नहीं होगा। नाउ आई विल टेल यू कि मैं अगर होता तो मैं इसको कैसे अप्रोच करता, ठीक है। अभी क्या है कि मैंने सपोज़ कर लो मैं आई एम वेल रेड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा है, आई एम वेल अवेयर अबाउट ऑल द करंट इवेंट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। तो मैं इसको कैसे अप्रोच करूँगा, तो पहली बात तो मैं बताऊँगा कि यार स्पीशीज़ एंडेंजर क्यों होते हैं, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर रीज़न इन दी सेंस कि मैं बताऊँगा ना कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स उसको अपने नेचर को हम लोग कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके अलावा फिर मैं बताऊँगा कि जैसे जैसे ह्यूमंस के पास पैसा आता है तो हमारा प्रिस्टीन लिविंग के तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तुमने देखा ही होगा फॉरेस्ट में रिजॉर्ट बना हुआ है, ठीक है। अब फॉरेस्ट में सोचो यू आर इन्वेडिंग द टेरिटरी ऑफ द अदर स्पीशीज़, वहाँ पे तुम जाके अपने रिजॉर्ट बनाते हो, उसके अलावा फिर तुम वहाँ पे वाईफाई यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा वो
कीलेस कार्ड होता है, ठीक है, जो कि रेडिएशन पे काम करता है, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड दे आर डिस्टर्बिंग द नेचर, ठीक है. एंड it compels some of the species to either migrate, and some of the species even might get endangered because of this, ठीक है. उसके बाद मैं सॉल्यूशन लिखूंगा. सॉल्यूशन में फिर मैं अब देखो इसको मैं करंट से कैसे लिंक करता हूँ. तो पहला तो मैं बताऊंगा कि यार अप्रैल के महीने में एक मियावाकी मेथड बहुत ही न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है. मियावाकी मेथड क्या होता है? मियावाकी मेथड इज़ बेसिकली अ नेचुरल वे ऑफ रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है. एक तो होता है एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन में इट इज़ एन अननेचुरल वे ऑफ ग्रोइंग अ फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे आदमी खुद जाता है, ठीक है, पौधा लगाता है बिना रिसर्च किए. मियावाकी मेथड इज़ अ नेचुरल वे ऑफ रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है. इसको डिटेल में हम आगे क्लासेस में पढ़ते हैं. तो मियावाकी मेथड से क्या होता है? सिंस मियावाकी मेथड वाज इन न्यूज़, सो आई विल यूज़ दिस टर्म, ठीक है. और मियावाकी मेथड से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है ना, उसका उसका सक्सेस रेट इज़ ऑलमोस्ट 100%, ठीक है. तुमने फॉरेस्ट ग्रो कर लिया तो इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट दिस फॉरेस्ट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट एफॉरेस्टेशन में क्या होता है? तुमने लगा दिया बट द गारंटी ऑफ सक्सेस इज़ ऑलमोस्ट 10%, ठीक है. उससे भी कम होता है कि फॉरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, नोबडी नोज़. हो सकता है 1-1.5 साल 2 साल में वो फॉरेस्ट वापस से इरोड हो जाए, ठीक है. बट मियावाकी मेथड इज़ ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंट, ठीक है. उसमें हमेशा 100% एफिशिएंसी के साथ फॉरेस्ट ग्रो करेगा. इसके साथ क्या होगा? स्पीशीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. तो मैंने पहला पॉइंट ये लिख दिया, ठीक है. इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं, पूरा लगभग 1.5-2 घंटे का क्लास लगता है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है अभी मई या जून के महीने में फिर एक करंट में न्यूज़ चल रहा था कि the scientists they are trying to make a sodium ion battery, ठीक है. we want to shift from lithium ion batteries to the sodium ion batteries. अब इससे इसका क्या रेलेवेंस है? तो लिथियम आयन बैटरीज जो है ना, तो लिथियम इज़ अ रेयर अर्थ मेटल, ठीक है. और ये ऐसे जगह पे मिलता है जहाँ पे मोस्टली उन कंट्रीज़ में मिलता है जो ड्राई कंट्रीज़ हैं, ठीक है. तो इसके माइनिंग में बहुत पानी का रिक्वायरमेंट होता है. तो जब पानी का रिक्वायरमेंट होता है तो पानी हम लाते हैं बाहर से, हम पानी मंगाते हैं, ठीक है. अब क्या होता है कि कोई एक स्पीशीज़ है, वो ड्राई एरिया का स्पीशीज़ है, ठीक है. ड्राई एरिया का स्पीशीज़ है, वो उसी एरिया में रहता है. बट अब हमने पानी मंगा लिया आर्टिफिशियली बाहर से, तो इससे दो प्रॉब्लम हो गया. एक तो वहाँ का जो स्पीशीज़ है उस पानी के साथ अडाप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो सेम चीज़ होगा, या तो स्पीशीज़ माइग्रेट कर जाएगा या फिर एंडेंजर हो जाएगा. दूसरा है कि स्पीशीज़ जो है, नहीं, दूसरा ये है कि तुमने आर्टिफिशियल पानी लाने के लिए फिर तुमने कैनल बनाया. तो इफ़ यू आर मेकिंग अ कैनल, यू आर अगेन डिस्टर्बिंग द नेचर, राइट, है ना. मिट्टी खोदना पड़ेगा, सीमेंट लाओ बनाओ, ठीक है. देन यू आर चैनलाइजिंग द वाटर, ठीक है. इट मीन्स यू आर डिस्टर्बिंग द नेचर अगेन, ठीक है. तो अगेन ये करंट अफेयर्स में था, तो इसको भी हम 1-1.5 घंटे क्लास लगा के पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है. तो मैं इस पॉइंट को भी मेंशन करता कि लिथियम आयन बैटरी से अब हम सोडियम आयन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. तो सोडियम आयन जो है ना, सिंस सोडियम इज़ अबंडेंट इन आवर नेचर, तो इसमें माइनिंग करने का ज़रूरत नहीं होगा, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से, है ना, बहुत ही आसानी से विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर, विदाउट डिस्टर्बिंग द स्पीशीज़, वी कैन मेक अ बैटरी फॉर आवर सेल्स, ठीक है. उसके अलावा फिर मैं नेचर बेस्ड फार्मिंग का मेंशन करूँगा, ठीक है. उसके अलावा फिर मैं नेचर बेस्ड फार्मिंग के अलावा एक और पॉइंट था, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है. तो ऐसे करके मैं 3-4 पॉइंट्स करंट से रिलेटेड डालूंगा उसमें, ठीक है. 2-3 स्टैटिक भी हो सकता है, 1-2 करंट का डाल दो. तो क्या होगा ना कि देखो, ऑलमोस्ट एवरीबडी देयर वुड बी राइटिंग द कंटेंट विच दे हैव ईदर रेड फ्रॉम सम मैगजीन, और है ना, जो कि स्टैटिक कंटेंट होगा मोस्टली, ठीक है. बट इफ़ यू आर लिंकिंग द करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक पार्ट, सो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट यू टू द एग्जामिनर कि भैया अभी जून जुलाई में ये न्यूज़ में चल रहा था लिथियम, और देखो इसने इसको कितने बढ़िया से लिंक कर दिया इस टॉपिक के साथ, ठीक है. सो इट वुड डेफिनेटली गिव यू दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज, ठीक है, इन दी एग्ज़ाम. और एग्जामिनर को भी यार मज़ा आना चाहिए ना पढ़ के, तभी वो मार्क्स देगा तुमको. नेक्स्ट इज़ राइटिंग स्किल्स. तो राइटिंग स्किल्स अगेन यार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइटिंग स्किल्स का ये मतलब है कि
ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हो गया चलता है, ठीक है। या फिर हैंडराइटिंग बहुत गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ग्रामेटिकल एरर्स में मान लो कि थोड़ा बहुत हुआ, ठीक है, टेंसेस वगैरह में चल जाएगा। बट इफ़ यू आर राइटिंग कि आई आर गोइंग, ठीक है, तब ऐसा लिख दोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, कि यार एकदम ही मतलब बेकार है फिर तो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता ही है कि 3 घंटे के समय में जितना उसमें तुमको लिखना होता है ना, अगर तुम 5 मिनट भी सोच रहे हो बैठ के, है ना, इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स, ठीक है, इट मीन्स लास्ट में दिक्कत होगा, ठीक है, कंप्लीट नहीं होगा इससे, ठीक है, कुछ ना कुछ छूट जाएगा या फिर लास्ट में हड़बड़ी हो जाएगा। तो इट इज़ इस तरह से एग्ज़ाम बना हुआ है कि ऑलमोस्ट पूरे 3 घंटे तुमको हाथ चलाते रहना अपना, तब जाके तुम्हारा ऐसे टाइम पे ख़त्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। If you are good at English, yeah, if you are good at whatever language you are writing your essay in, then obviously उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है एग्जामिनर पे, ठीक है। तुम्हारे राइटिंग स्किल से, तुम्हारे लैंग्वेज कॉम्पिटेंस से एक फील गुड फैक्टर जनरेट होता है पढ़ने वाले के दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड ऐसे। गुड ऐसे में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए? तो अगर कोई एक परफेक्ट ऐसे लिखना है ना, ठीक है, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता बट एक अच्छा ऐसे लिखना है, तो उसमें अगर तुम एक कोटेशन लिख सको उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें ये करना चाहिए कि आदमी को पहले से 200-300 कोट्स याद करके हर टॉपिक, हर एक ब्रॉड पिलर के ऊपर याद करके रखना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जाके चेप दो उसको। दूसरा है टॉपिक को एकदम हिस्ट्री से उठाना है, ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उठाना है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को टच करना है, टुडेज टाइम्स में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या आ रहा है उसमें, और फिर वे फॉरवर्ड, मतलब मैं फ्यूचर में इसको किस तरह से शेप अप होते हुए देखता हूँ, ठीक है, ये डालना है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, या फिर चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ कर लो मेरे को इंडो अफ़गानिस्तान रिलेशंस पे ऐसे लिखना है, ठीक है, सपोज़ कर लो। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक कोटेशन डालूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, मतलब मैं उस टाइम से स्टार्ट करूँगा जब जब लोया जिरगा, मतलब इसको भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं क्लासेस में, तो मैं बता रहा हूँ कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा जब अफ़गानिस्तान में ट्राइबल लोगों का रूल होता था, ठीक है, उस टाइम से फिर मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ट्राइबल्स दे यूज़ टू रूल अफ़गानिस्तान, और छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स में अफ़गानिस्तान बटा हुआ था, ठीक है। और जब कंट्री लेवल पे डिसीजन लेना होता था तो ऑल दीज पीपल दे यूज़ टू कम टुगेदर, मतलब ऑल दीज ट्राइबल ग्रुप्स दे यूज़ टू कम टुगेदर एंड दे यूज़ टू टेक अ यूनिफाइड डिसीजन, ठीक है। और ये डिसीजन जिस जगह पे बैठ के लिया जाता था, जहाँ पे कॉमन मीटिंग होता था, इसको बोलते थे लोया जिरगा, ठीक है। तो मैंने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस टच कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं वो वाला पार्ट बताऊंगा कि कैसे रशिया जो था, है ना, रशिया का इम्पीरियलिस्टिक कंट्रोल था अफ़गानिस्तान पे, और कैसे अमेरिका विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस एंड द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, हाउ अमेरिका वाज फंडिंग द एंटायर मूवमेंट विच लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे टच किया, फिर मैं इंडिया का रोल बताऊंगा उसमें कि इवन व्हेन ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग, है ना, इंडिया वॉज प्रेजेंट देयर मॉनिटरिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एंड इंडिया वॉज दी मेन एम ऑफ इंडिया बीइंग देयर वॉज कि इंडिया वहाँ पे स्टडी करना चाहता था कि रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस और आईएसआई मिल के कैसे रेडिकलाइज करते हैं, और कैसे इन लोगों ने जिहादियों का एक ग्रुप बनाया जिसके वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया हो पाया, मतलब सोवियत यूनियन हो पाया। तो इंडिया वहाँ पे स्टडी कर रहा था कि कल को यार सेम चीज़ कश्मीर में भी तो हो सकता है, आईएसआई विद द हेल्प ऑफ सऊदी रॉयल इंटेलिजेंस कैन डू द सेम थिंग, सेम सबवर्जन एक्टिविटीज़ इन द कश्मीर वैली, ठीक है। और इसमें होता क्या था, आईएसआई पैसा देता, मतलब पैसा देता था तुम्हारा सीआईए, आईएसआई पैसा लेता था, ठीक है, और रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस, चूँकि सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना है, तो वहाँ के जो मौलवी होते थे उनको लेके आता था और उनसे रेडिकलाइज करवाता था। सो जब सऊदी अरेबिया का कोई मौलवी रेडिकलाइज करता है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर दी यूथ टू गेट रेडिकलाइज्ड। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार ये तो बिल्कुल एकदम
है ना, एकदम रॉयल आदमी मेरे को बता रहा है तो ये तो सही बता रहा होगा, ठीक है। तो इंडिया इंडिया को ये चीज़ मालूम था कि सेम चीज़ कश्मीर में भी हो सकता है, तो इंडिया वॉज देयर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और इंडिया ने इसको काउंटर कैसे किया? इंडिया ने सऊदी अरेबिया से अपना रिलेशनशिप अच्छा कर लिया, ठीक है। इसीलिए तुम देखते होगे आज सऊदी अरेबिया इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स है, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट सऊदी अरेबिया से करते हैं, सबसे ज़्यादा नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि सऊदी अरेबिया हमसे हमसे दुखी हो जाए, क्योंकि फिर सऊदी अरेबिया और आईएसआई अगर मिल गए तो फिर कश्मीर में हमको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू राइट एन एसे, जहाँ पे तुम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को टच कर रहे हो, फिर कॉन्सेप्ट को मैंने टच किया, ठीक है। सिग्निफिकेंस इन टुडेज टाइम्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस इन टुडेज टाइम्स का मैं क्या बोलूँगा कि अभी जो तालिबान है, ठीक है, अब मैं उनको बताऊँगा कि यार वी हैव बीन एंगेजिंग विद तालिबान फॉर द लास्ट 100 years, okay. We have done multiple projects in Afghanistan. Even for that matter, we have made a parliament building in अफ़गानिस्तान। उसके अलावा सलवा डैम है, ठीक है। हमने हमारे बिलियंस का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। नाउ यू वुड बी सीइंग इन दी न्यूज़ चैनल डिबेट्स कि लोग कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान इज़ अ थ्रेट फॉर इंडिया, इट इज़ अ थ्रेट फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इट हैज़ ऑलरेडी बीन 6 to 7 months, ठीक है। हमारे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक तालिबान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके अलावा तालिबान हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट कि वी विल नॉट फाइट इन कश्मीर, ठीक है। उसके अलावा इनफैक्ट तालिबान इज़ गिविंग प्रोटेक्शन टू द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। व्हाट डज दिस मीन? इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा है तालिबान के साथ, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा क्यों है इसके पीछे यार बहुत टाइम लगता है, ठीक है, पढ़ने में, तो वो सब क्लासेस करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। बट इस पॉइंट को मैंने कवर किया कि सिग्निफिकेंस इन टुडेज टाइम्स में मैं इसको कैसे मेंशन करूँगा, ठीक है। फिर इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, कि इंडिया और तालिबान के बीच में अभी इश्यूज़ क्या क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। उनको फिर मैं मेंशन करूँगा, है ना। जैसे कि विमेन राइट्स का इश्यूज़ है, ठीक है, तो इंडिया उसके लिए क्या कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया इज़ येट टू रिकग्नाइज तालिबान, ठीक है। फिर इंडिया ने रिकग्नाइज़ क्यों नहीं किया, ये फिर हम क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज़ येट टू रिकग्नाइज तालिबान, तो फिर ये भी एक इशू है, ठीक है। इश्यूज़ एंड चैलेंजेस है। फिर वे फॉरवर्ड में फिर तुमको लिखना है हाउ डू यू लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड तालिबान और इंडिया एंड अफगानिस्तान इन द फ्यूचर, ठीक है। ये फिर लिख दो 2-3 लाइन, तो अब क्या हो गया, तुम्हारा एक कंप्लीट ऐसे तैयार हो गया, ठीक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दी प्रीवियस एग्जाम्स, तो प्रीवियस एग्जाम्स में जब भी तुम देखोगे ना तो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मोस्टली विल सी कि एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होता है, एंड इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड द पर्टिकुलर थीम वेल यू विल हैव इनफ कंटेंट टू राइट इट इन द एग्ज़ाम, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज़ विमेन। अब तुम प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, 2020 में क्वेश्चन आया था विमेन जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर आया था, ठीक है। उसके अलावा पोवर्टी पे आता ही रहता है, इस बार इन्फ्लेशन पे आ गया, ठीक है। इनडायरेक्टली इट इज़ लिंक टू पोवर्टी, ठीक है। उसके बाद हेल्थ, उसके बाद एनवायरनमेंट, इस बार एनवायरनमेंट पे आया, 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न विजडम वाला एक क्वेश्चन था, उसमें भी हेल्थ का उसमें भी इन्वायरनमेंट का एस्पेक्ट इन्वॉल्व था, और एक तो डायरेक्ट आ गया था कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। फिर नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज़ दी फेवरेट टॉपिक ऑफ CAPFSA, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी पे तो हर बार आता है और कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इस बार देख लो विमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस आया, उससे पिछले बार इंडो चाइना गलवान इशू हुआ था, उस पर आ गया था, ठीक है। उसके पिछले बार इंटरनल सिक्योरिटी पे आया था, उसके पिछले बार बॉर्डर सिक्योरिटी पे आया था, तो हर बार क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर। फिर ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक इश्यूज़, इन्फ्लेशन आया था इस बार, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थीम्स जिसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज you have to hold the attention of the examiner, so do everything in your capacity as your future lies in his hands, ठीक है। तो एग्जामिनर का अगर तुम इंटरेस्ट अपने तरफ आकर्षित कर पाओगे तो
what will happen is कि you will get good marks. ठीक है, so you should do everything in your capacity, whether it is your handwriting, whether it is your grammar, whether it is your content, whether it is your quotation, whether it is how you arrange your points. कुछ भी करना पड़े बट यू हैव टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर. ठीक है, मेरे हिसाब से देर इज़ नथिंग बेटर दैन अ गुड कंटेंट टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर. ठीक है, सो इफ़ यू आर हैविंग गुड कंटेंट विथ योर सेल्फ, ठीक है, यू विल बी एबल टू परफॉर्म वंडरफुली वेल इन योर CAPF पेपर 2 ऐसे. ठीक है, इसीलिए हम कंटेंट पे ही काम करते हैं बस. ठीक है, कंटेंट पे ही काम करना है तुमको. कंटेंट बनाओ, कंटेंट डेवलप करो, उससे क्या होगा, यू विल आउटशाइन एवरीबडी एल्स. ठीक है, नेक्स्ट डूज एंड नेक्स्ट इज डोंट्स. तो डोंट राइट इन बुलेट पॉइंट्स. देयर शुड बी नो स्पेलिंग एरर्स. डोंट पुट अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स. डोंट यूज़ इनफॉर्मल एब्रीविएशंस. यू कैन हाईलाइट और बॉक्स द इम्पॉर्टेंट लाइन्स. ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं पे एक आध जगह यूज़ कर लिया तो कर लिया. ठीक है, थोड़ा बहुत एरर हो गया तो हो गया, बट द पॉइंट इज़ डोंट ओवर डू एनी थिंग. ओके, ये नहीं कि पूरा ऐसे बुलेट पॉइंट में लिख दिया, ठीक है, या पूरा ऐसे ही डायग्राम फॉर्मेट में बना दिया, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, नाउ पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. टाइम मैनेजमेंट, टॉपिक सिलेक्शन. ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट का मैंने बताया ना कि इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स देन यू विल हैव अ टफ टाइम फिनिशिंग ऑल योर एसेज. ठीक है, ऑल योर मतलब जितना भी क्वेश्चन है सबको ख़त्म करने में यू विल हैव अ टफ टाइम. टॉपिक सिलेक्शन. ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि तुम आधा लिख लेते हो, फिर लगता है नहीं यार दूसरे वाले को मैं ज़्यादा अच्छे से लिख सकता था. ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, विद इन 5 मिनट्स, है ना, यू शुड हैव सिलेक्टेड ऑल योर टॉपिक्स एंड 5 मिनट के अंदर लिखना स्टार्ट कर देना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेंट इज़ द किंग. ठीक है, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू कंटेंट. कंटेंट नहीं है तो गोबर है पूरा. ऐसे कंटेंट है तो हिट हो भाई. सिंपल सी बात है, कंटेंट इज़ द किंग. ठीक है, सो योर फोकस शुड बी टू डेवलप द content. Okay, there is nothing better, nothing sexier than a good content. ठीक है, so content ऐसा होना चाहिए which should make you different, है ना, which should outshine you. ठीक है, सॉरी, कंटेंट जो है ना, कंटेंट इज समथिंग जो कि तुमको एक एज दिलाएगा बाकी लोगों के ऊपर. ठीक है, कंटेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो कंटेंट तुम उसको करंट अफेयर से लिंक करो, कंटेंट उसको तुम स्टैटिक से लिंक करो, बट कंटेंट अच्छा होना चाहिए. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड. ठीक है, सो डू वॉच द वीडियो, डू लाइक दी. If you like the content, just hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.